हेलो बच्चों, आज हम आपको कक्षा 9 में नागरिक शास्त्र में एक पाठ पढ़ा रहे हैं। संसाधन के रूप में लोग, पीपल एज रिसोर्सेज। तो इस पाठ को आप ध्यान से सुनेंगे और फिर बाद में आगे का काम इसमें बताएंगे क्या करना है आपको। तो अर्थव्यवस्था में जनसंख्या को व्याख्या एक संपदा के रूप में की जाती है। इसके अनुसार मानव पूंजी में शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य आदि के लिए निवेश किया जाता है। वस्तुत मानव पूंजी कौशल और उसमें सन्निहित उत्पादक के ज्ञान का स्टॉक है। संसाधन के रूप में लोग का अर्थ अर्थात किसी देश में कार्यरत लोगों के वर्तमान कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में वर्णन करने का एक तरीका है। संसाधन के रूप में लोग अर्थव्यवस्था में उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण दशा है। उत्पादन की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल उत्पादन के सृजन से उनके योगदान की क्षमता पर जोर देता है। जनसंख्या अन्य संसाधनों की भांति महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसे मानव संसाधन कहते हैं। जनसंख्या का विशाल आकार वस्तुतः सकारात्मकता का सूचक है, लेकिन भोजन की और शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच से संबंधित समस्या के होने पर उसे नकारात्मक पहलू समझा जा और अनदेखा कर दिया जाता है। जब किसी मानव पूंजी को और अधिक प्रशिक्षण देकर अच्छा और उत्पादक बनाया जाए, तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहा जाता है। अन्य भौतिक पूंजी की भांति मानव पूंजी में निवेश अर्थात शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा द्वारा उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। इसे अच्छी तरह प्रशिक्षण एवं आर्थिक शिक्षित होकर और अधिक शिक्षित होकर लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के रूप में देखा जा सकता है। भारत में हरित क्रांति इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि किस प्रकार अच्छे उत्पादन प्रौद्योगिकी के उत्पादन से तीव्रता लाई जा सकती है। इसी प्रकार भारत में सृजन प्रौद्योगिकी की क्रांति एक उदाहरण है। किस प्रकार से भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। मानव पूंजी सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूंजी है। मानव पूंजी के रूप में उच्च आय प्राप्त करने वाले नागरिकों का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को होता है, विशेषकर उन लोगों को जो स्वयं शिक्षित नहीं हैं। इस प्रकार से मानव पूंजी अन्य पूंजियों की भांति अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह अपने अन्य उपयोगिता जो कि भूमि आदि संसाधन नहीं हैं, अनेक दशकों की जनसंख्या विशालता के दायित्व को माना जाता है। उसे कभी परिसंपत्ति के रूप में नहीं देखा जाता, लेकिन विशाल जनसंख्या को देश के एक दायित्व मानने की बजाय इसमें निवेश करके उत्पादन परिसंपत्ति से परिवर्तित किया जा सकता है। जनसंख्या को उत्पादन परिसंपत्ति बनाने में आशय यह है कि जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति को उत्पादन योग्यता बनाना होगा और उन्हें उच्च आय प्राप्त करनी होगी। उच्च आय अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को तो लाभ पहुंचेगा ही, साथ ही साथ समाज को उन अप्रत्यक्ष तरीकों से भी लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित और अधिक स्वास्थ्य जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं उसने शिक्षित नहीं हैं। कारण कि मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भौतिक भूमि पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव समाधान भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी बिना मानवीय हस्तक्षेप के उपयोग नहीं हो सकती। ऐसे सकल और विशाल नामक व्यक्तियों की
कहानी की जा सकती है। इन कहानियों के में अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जैसे देख कर के आप बता सकते हैं कि जैसे एक डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, दर्जी अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार परिसंपत्ति हैं हमारी। तो इस प्रकार से मनुष्य के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो इस प्रकार से होता है। अब इससे आगे यदि विलास की कहानी करें तो विलास 11 वर्ष का एक लड़का था और वह सकल के ही गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती और निकट के मंडी में बेचती। वह मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा सके। वह स्कूल भी नहीं जा सकता था। उसकी पढ़ने में रुचि भी नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद कर देता था। अपने छोटे भाई मोहन की देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था। तो दोनों मित्रों सकल और विलास के बीच आप किस प्रकार का अंतर महसूस करेंगे। तो ये इस प्रकार की कहानी से हमें बहुत सारी बातें जानकारी होती हैं। तो इसमें सकल पढ़ने लिखने में रुचि थी। वह प्रतिभाशाली था और उसने कंप्यूटर की व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की थी। इसके विपरीत विलास पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं रखता था, केवल काम काज में ही माँ की सहायता करता था। सकल अपने परिश्रम से नौकरी पदोन्नति तक पा गया था और विलास को अपनी माँ की भांति मछलियाँ बेचकर अपना गुजारा करना पड़ता था। हम दोनों कहानियों का अर्थव्यवस्था की दृष्टि से तुलनात्मक विश्लेषण करने पर स्पष्ट हो जाता है कि सकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं जाता था। सकल शारीरिक रूप से स्वस्थ था, उसे बीमारी के कारणों से डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। विलास गठिया का रोगी था, उसके पास के यहाँ डॉक्टर के पास जाने का साधन भी नहीं था। सकल ने कंप्यूटर से डिग्री प्राप्त की थी। सकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई थी और विलास वही काम करता था जो उसकी माँ काम करती थी। उसकी माँ की तरह ही परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आमदनी बहुत कम थी। सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की तुलना और उसके श्रम की गुणवत्ता को बढ़ाया। कुल उत्पादक में वृद्धि हुई। कुल उत्पादक देश की समृद्धि में योगदान दिया गया। इसके बदले व्यक्ति को वेतन और रूप में फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से नौकरी करना और प्राइवेट कोई काम करना, मजदूरी करना, दोनों में बहुत अंतर था परिवार को पालने पोसने के लिए। तो इसके प्रतिफल जो प्राप्त हुआ वो विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी और वह अपनी माँ की तरह ही मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। इसके लिए वह अपनी माँ की तरह अकुशल श्रमिक का वेतन प्राप्त करने लगा था। तो पास में किसी गांव की झुग्गी झोपड़ी में जाएं और अपनी उम्र के किसी लड़के या लड़की को अध्ययन कराएं जो विलास और सकल जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहा हो, तो इससे आपको आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनको अपने आप भी सोल्व करने का प्रयास करना चाहिए। तो सकल की कहानी और विलास की कहानी अभी आपको बताई गई है। तो इसके अलावा जो
बेरोजगारी होती है अपने देश में। तो इस बेरोजगारी के विषय में भी थोड़ा सा कुछ बता दें कि बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग सम्मिलित होते हैं जिनकी आयु 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी विद्यमान है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश शिक्षित बेरोजगारी है। अब मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं और सामान्यतः कृषि पर आश्रित लोग इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई, गहराई, थ्रेसिंग होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को काम नहीं मिल पाता। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? इसके अंतर्गत लोग कार्य में लगे हुए प्रतीक होते हैं। उनके पास भूखंड होता है जहां उनके कार्य करने को मिलता है। ऐसा प्राय कृषि से संबंधित कार्य में लगे लोगों के परिवारों में होता है। किसी कार्य में 5 लोगों की आवश्यकता होती है किंतु उसमें से 8 लोग लगे हैं। इसमें से लोग अतिरिक्त हैं 3 लोग। ये तीनों इस खेत पर कार्य करते हैं जिस पर 5 लोगों को कार्य करना चाहिए। इन तीनों द्वारा किया गया तथा 5 लोगों द्वारा किया गया योगदान में से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के कार्य की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं। तो शिक्षित बेरोजगार क्या होते हैं? शिक्षित बेरोजगार होते हैं शहर क्षेत्रों में एक सामान्य बात कही गई है कि मैट्रिक, स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री धारक हजारों युवक रोजगार पाने में समर्थ हैं। एक अध्ययन से ये बात स्पष्ट हुई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों को बेरोजगारी अधिक तीव्रता से बढ़ी है। एक और तकनीकी योग्यता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीक कौशल की भी कमी है। बेरोजगारी से प्रभाव क्या पड़ता है? बेरोजगारी के कारण जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। युवकों में निराशा और हताशा की भावना उत्पन्न होती है। लोगों के पास अपने परिवार भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता है। बेरोजगारी के कारण आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति का और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को केवल जीवन निर्वाह स्तर पर ही प्रभाव पड़ता है तो उनके स्वास्थ्य स्तर में भी एक सामान्यतः गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। उपरोक्त कारणों से किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास की बेरोजगारी का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से हमें नियोजित करना चाहिए। यदि लोगों के संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता तो स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए यह दायित्व बन जाएगा। बेरोजगारी अन्य रूप से कैसे होती है? तो बेरोजगारी संख्या की दृष्टि से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादन वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में होती है। वे पूरे वर्ष काम करते हैं, प्रतीत होते हैं, किंतु उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। लोग काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे गए हैं। इसलिए संभवतः वे अपनी पसंद का कोई भी काम करना पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठना चाहते हैं, वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उनसे कितनी भी कमाई हो। अपनी इस कमाई से वे किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार विशेषता है। यद्यपि कार्य में सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती है फिर भी वो पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है किंतु जो भी उत्पादक होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत में काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है।
लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती है और प्रत्येक परिवार से अतिरिक्त व्यक्ति रोजगार को तलाशने में गांव में शहरों की ओर प्रवास करता है। तो इस प्रकार की स्थिति आती है। एक गांव की कहानी जहां लोग अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन गए। जैसे एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे, प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था कि उसने परिवार के सदस्य खा पी सकें। परिवार सदस्य अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते, इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकता और के अनुसार पूरी कर लेता था। इसमें से एक परिवार ने अपने बेटे को कृषि महाविद्यालय भेजने का फैसला किया। लड़के को निकट के ही एक कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियर की योग्यता प्राप्त गांव में वापस लौट आया और वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया, जिससे गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ और वही उनकी पूर्ति हुई। गांव के उस परिवार ने अपनी अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी। उन्हें इससे अच्छा लाभ हुआ, जिसे उन्होंने आपस में बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ अन्य गांव के सभी परिवारों ने भी एक बैठक की और वे अपने बच्चों के लिए भी बेहतर भविष्य की इच्छा रखने लगे। उन्होंने पंचायत में गांव के एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत में विश्वास दिलाया कि सभी बच्चों को स्कूल भेजेंगे। पंचायत में सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया गया। निकट कस्बे में एक शिक्षक की नियुक्ति की गई। एक गांव में बच्चे कुछ स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात गांव के एक परिवार ने अपनी लड़की को सिलाई की प्रशिक्षण दिलाया। वह अब गांव के सभी लोगों के लिए कपड़े सिलने लगी, क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से कपड़े सिले पहनने लगे। इस तरह दर्जी का एक काम भी सृजित हुआ। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव किसानों का कपड़े सिलवाने के लिए दूर जाने वाला समय अब बचने लगा। किसान खेतों में अधिक समय काम करने लगे, इसलिए उपज बढ़ गई। यहाँ समृद्धि का प्रारंभ हुआ। किसानों में पास उपभोग से अधिक वस्तुएं भी अब वे अपने उत्पादन और उन लोगों को बेच सकते थे कि जो उनके गांव के बाजार में आते थे। समय के साथ साथ गांव जहां प्रारंभ में किसी नए काम की औपचारिकता से कोई अवसर नहीं था, अब शिक्षक, दर्जी, ऐसे इंजीनियर और अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। एक साधारणतः गांव की कहानी थी। तो मानव पूंजी के उठते स्तर से उसे जटिल और आधुनिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बेरोजगारी को भी हमने पीछे छोड़ दिया। तो ये जो पाठ था, इसमें मानव संसाधन और जो रिसोर्सेज मनुष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं उनके विषय में बतलाया गया था। तो इस पाठ के कुछ प्रश्न हैं जो इसमें दिए गए हैं, उनको आप अपने आप करेंगे। इसमें उत्तर हमने दे दिए हैं। संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं ना, जैसे मानव संसाधन कृषि और भौतिक पूंजी में अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है। बेरोजगारी शब्द आप कैसे व्याख्या करोगे इसकी, या प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये लघु प्रश्न हैं, इनको आप करेंगे। शिक्षित बेरोजगारी भारत में के लिए किस विशेष समस्या क्यों है। किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की दशा की भूमिका बताइए। तो ये प्रश्न हैं, इनको आप अपने आप करेंगे। वैसे उत्तर हमने सब दे दिए हैं प्रश्नों के साथ साथ। इसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, टिक मार्क वाले क्वेश्चन, तो वो भी हमने इसमें दिए हैं। तो आप इन प्रश्नों को भी करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आज आपका पाठ जो होता है पूरा हो जाता है। और इस पाठ को आप करने के बाद इसके प्रश्न कापी में लिख करके आप हमें अपने ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो हमें पता लगेगा आपने ये काम किया है। आज का काम पूर्ण होता है। धन्यवाद।